हेलो एवरीवन, हाय दिस इज वसीम अकरम एंड वेलकम टू आवर चैनल एसएससी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका वसीम सर, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चा लोग, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री चैप्टर हमने शुरू किया था। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को खूब अच्छे से देखा था, रासायनिक समीकरण को भी देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे लोग, इसके पहले वाले क्लास में हमने जान रखा था क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन भी हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं नए गुणधर्मों के साथ, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। ठीक है ना। जैसे में हमने बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे में हमने क्या देखा था बच्चा लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है ना। दूसरा हमने क्या देखा था कि जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। यहां तक हमने जानने का प्रयास किया था। बहुत सारे अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है ना। जैसे में हमने जिंक के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराया था तो हमें क्या मिला था, ZnSO4 मिला था और प्लस हाइड्रोजन गैस मिला था। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमने क्या देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या, उसे अभिकारक कहते हैं। और ये भी जानने का प्रयास किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में रहते हैं, और जो राइट साइड में रहते हैं, जो राइट साइड में रहते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा लोग, उनको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। और नहीं तो दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रतिफल होता है। ठीक है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया के राइट साइड में यानी दाहिने साइड में होता है। और इस रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को जो सेपरेट करने वाला भाग होता है वो क्या होता है, ये एरोसाइन होता है। एरोसाइन क्या बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रही थी। ठीक है ना। अब देखिए बच्चे लोग, क्या है कि हमने यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है तो H2O बना हुआ है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम लोग H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 से लिखते हैं। ठीक है ना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों और संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है यानी संक्षिप्त विवरण दिया जाता है तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास एकदम क्लियर कट था। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे बिना समय गंवाए हुए। ठीक है ना। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा अवक्षेप के बारे में जान लेते हैं, कैसे आगे चल के अवक्षेप हमें मिलेगा। तो जानना बहुत जरूरी है कि अवक्षेप होता क्या है। क्या है अवक्षेप, होता क्या है। तो जब मिश्रण में एक ठोस अविलेय पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अवक्षेप कहते हैं। कोई भी मिश्रण अगर हम बनाते हैं, जैसे जल में कोई सब्सटेंस को हम डालते हैं, ठीक है ना, लेकिन वह सब्सटेंस क्या होता है, वह इनसोल्यूबल रह जाता है। ठीक है ना। वो पूरे कंप्लीट मिक्स नहीं रहता है। ठीक है ना। इनसोल्यूबल रह जाता है यानी अविलेय पदार्थ रह जाता है, और वो क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अवक्षेप कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिलक्षण होते हैं उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, अध्ययन करेंगे। जैसे में हमारा क्या है, कहीं भी आपको अगर रासायनिक अभिक्रिया मतलब होते हुए दिखाई देगा तो इन 5 लक्षणों में से कोई ना कोई आपको दिखाई जरूर देगा। ठीक है ना। जरूर आपको दिखाई देगा, यानी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इस 5 अभिलक्षणों में से कोई ना कोई एक अभिलक्षण आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी अभिलक्षण एक दिखाई देता है तो आप समझिए कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे में हमारा पहला जो अभिलक्षण है, गैस का उत्पन्न होना यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन यानी चेंज इन कलर। चौथा हमारा क्या होता है, तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा हमारा क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे क्या है, 5 रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। यानी दुनिया में कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये 5 अभिलक्षण में से कोई ना कोई अभिलक्षण आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप समझिए कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चा लोग, रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं क्या, कि गैस का उत्पन्न होना। क्या देखेंगे बच्चा लोग, गैस का उत्पन्न होना। यानी यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के उत्पन्न होने से ही अभिलक्षित होती हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होंगी तो उनमें क्या होगी, गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा, गैस उत्पन्न होना। तो गैस के उत्पन्न होने से ही क्या होती है, अभिलक्षित होती है। जैसे में हम किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज करता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम अगर
देख लेते हैं बच्चे लोग कि जब हम एग्जांपल में देख लेते हैं थोड़ा सा। जब हम किसी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है यानी निकलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेटल में हम कौन सा मेटल ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चा लोग, जिंक लेते हैं। जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा ZnSO4 बनता है और प्लस में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के उत्पन्न होने से अभिलक्षित होती हैं और ये हमारा सटीक एग्जांपल है। जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्ट और H2 यानी जल बनता है, यानी कह सकते हैं क्या, ये बच्चा हमारा क्या हो गया, धातु। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा, धातु नमक बनेगा। क्या बनेगा, धातु नमक बनता है और यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चा लोग हमारा क्या था, पहला एग्जांपल था। आई होप कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को खूब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे क्या, इसी में से दूसरा जब एग्जांपल देखेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जब किसी मेटल को, जब किसी, दूसरा एग्जांपल है ये हमारा बच्चा लोग, जब किसी मेटल कार्बोनेट को, जब किसी मेटल कार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं बच्चा, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मेटल सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है हमें, मेटल सॉल्ट मिलता है। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, रिलीज होता है। कि जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट एसिड को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है तो चलो एक बार देख लीजिए, यानी जब हम क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु नमक बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम कार्बोनेट का, किसका नाम सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बच्चा, यहाँ पे हम लिखेंगे Na2CH3 को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, Na2SO4 प्लस H2 बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्ट तो बनता ही बनता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया है क्या, कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के उत्पन्न होने से क्या होती है, अवलक्षित होती है। तो यहाँ पहला जो हमने रासायनिक अभिक्रिया कराया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है यानी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। फिर हमने दूसरा कराया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न हो ही रही है, उसके साथ साथ क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। आई होप कि बच्चे लोग यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए बच्चे लोग हमारा देखते हैं क्या कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, यानी अवक्षेप का बनना। तो यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में अवक्षेप बनता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बनता है बच्चा लोग, अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। जैसे में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चा लोग क्या कि पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बनता है वो बनता है क्या, लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। उसके बाद से क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चे लोग यहाँ पे जो हमारा बनता है, यहाँ पे यहीं पे तो बनता है और ये होता है क्या, येलो कलर का
प्रेसिपिटेट बनता है। जो लेड आयोडाइड होता है वो क्या होता है, पीला रंग का अवक्षेप होता है। क्या होता है बच्चा लोग, पीला रंग का अवक्षेप होता है। तो आई होप कि बच्चा लोग यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। जो लेड आयोडाइड होता है यानी पीबी, यानी इसको अब देखिए क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा प्लस KNO3 होता है। अब जो बच्चा हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है यानी यही होता है, ठीक है ना, पीला रंग का अवक्षेप। ये क्या होता है बच्चा लोग, पीला रंग का अवक्षेप करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बच्चे लोग ये हमारा क्या है, KI है, क्या है, KI है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्या, PbNO3 के होल ट्वाइस को, ठीक है ना। जब हम यानी पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को ऐड जब करेंगे हम, तो जो यहाँ पे बनता है क्या, हमारा लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है बच्चा, लेड आयोडाइड बनता है। और लेड आयोडाइड जो बनेगा वो क्या होगा, पीले रंग का क्या होगा, अवक्षेप होगा। हमने बताया था कोई भी जो जल में क्या होगा, अविलय होगा, वो नीचे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड होगा, ठीक है ना। जो पीले रंग का क्या होगा, ये पीले रंग का बच्चा क्या होगा, अवक्षेप होगा। ये क्या होगा, पीले रंग का अवक्षेप। तो आई होप बच्चे लोग यहाँ तक आप सभी को ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा तो हम अगले क्लास में आप सभी बच्चों को ना बताएंगे कि हम लोग किसी भी रासायनिक फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें वाइलेंसी की मतलब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी परमाणु में जो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाइलेंसी होती है यानी संयोजकता होती है, वो क्या होती है, अगर वो हमको आता होगा तो हम इजीली क्या करेंगे, कोई भी रासायनिक सूत्र लिखने में सक्षम होंगे। तो आई होप यहाँ तक बच्चा लोग आप सभी को समझ में आया होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। यानी रंग में परिवर्तन होने से वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिलक्षित होती है। क्या होती है, अभिलक्षित होती है। जैसे में हम क्या कर लेते हैं कि एक कंटेनर में पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, का सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का ये हमारा क्या हो जाएगा, KMnO4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ठीक है ना। और ये कौन से कलर का रहता है बच्चा लोग, तो ये होता है क्या, पर्पल कलर का होता है। जब इसमें हम लोग साइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, यानी एसिड ऐड करते हैं, यानी कहे तो क्या कि एक लेमन को ले यानी नींबू को ले और इसमें निचोड़ना शुरू करें। निचोड़ेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो पर्पल कलर है वो क्या होता है, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और वो जो सोल्यूशन बचेगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है हमारा वो क्या है, कलरलेस है, ठीक है ना, इसका कोई कलर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के कलर में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो उसके रंग में परिवर्तन होता हो, तो यहाँ पे एग्जांपल था क्या कि यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें साइट्रिक एसिड को निचोड़ते हैं, लेमन की को क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने के बाद से क्या होगा, वो जो सोल्यूशन का कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा,
कलर लेस हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो आई होप बच्चा लोग यहाँ तक आप सभी को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल होता है क्या कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है बच्चा? ऑरेंज कलर होता है। यानी यहाँ पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं? SO2 डालते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे। ठीक है ना? किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। किसमें बच्चे लोग? पोटेशियम। ये हमारा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हमारा कैसा होता है बच्चा? ऑरेंज कलर का होता है। कैसे होता है? ठीक है ना? ये कैसे होगा? ऑरेंज कलर का होता है। जब इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं, ठीक है ना, तब इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है बच्चा। कैसे हो जाता है इसका कलर? इसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाता है कैसे? यानी ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी हरा रंग का, ये हरा रंग का हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने दो बेस्ट एग्जांपल देखे। किसका? तो रंग में परिवर्तन का। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट ले, अब उसमें साइट्रिक एसिड यानी लेमन को निचोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है ना? उसके बाद से पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे? वह ऑरेंज कलर का होता है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड अगर डालते हैं तो वह क्या हो जाता है? उसका रंग हरा रंग हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चा लोग? हरा रंग हो जाता है। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक आप सभी को खूब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है ना? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। क्या? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में क्या है बच्चा लोग? परिवर्तन। यानी यहाँ पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके आधार पे यानी तापमान में परिवर्तन के आधार पे, इसके आधार पर दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर दो तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक हमारा क्या होती है बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और एक क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यानी एक होती है हमारा क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरा क्या होती है बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वैसे अभिक्रिया जिनसे क्या हो? ऊष्मा बाहर निकलती हो। क्या होती हो? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगर एग्जांपल दे तो जितने सारे दहन अभिक्रियाएं होती हैं, जितने सारे दहन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे उसमें से क्या होता है? हीट निकलता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा श्वसन क्रिया है तो वो भी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? यही पे हम लोग जान लेते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अपने अंदर क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या हो? अपने अंदर अवशोषित किया जाता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। कहीं भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यानी प्रोसेस होती है तो वो क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जो प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा होती है उसको क्या करती है? अवशोषित करती है। उसके बाद से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, यानी पौधा अपना भोजन बना पाता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? आइए थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनसे क्या हो? ऊष्मा बाहर की ओर निकलती हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा लोग?
उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उस समय इसमें से क्या होता है बच्चा लोग, हीट निकलता है, यानी उष्मा बाहर निकलता है। यानी कौन से क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट निकलता है। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा एग्जांपल है दहन अभिक्रिया, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने का प्रयास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन इसके समय क्या होता है बच्चा लोग, उसमें भी क्या होता है, इसमें से निकलता है। तो यह अभिक्रिया जो है ये क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है बच्चे लोग, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चे लोग हम लोग एंडोथर्मिक के बारे में जानते हैं, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। हमने इसके पहले खूब बेहतर तरीके से समझाया। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। इसमें तापमान क्या होता है, घटता है, लेकिन इसके पहले वाले में क्या होता था, तापमान बढ़ता था। जैसे में हम लोग क्या करें कि यदि हम CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे बच्चा लोग, क्या होगा, हीट करेंगे तो ये किसमें टूटता है, CaO में प्लस CO2 में। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह एक प्रकार का क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या, उष्मा शोषी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे यानी उष्मा देंगे तो क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा। उसके बाद से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद से क्या है, दूसरा जो हमारा एग्जांपल है ये दिया हुआ क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनिया प्लस वाटर बनता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ये हमारा लास्ट है, ठीक है ना, यानी चेंज इन स्टेट। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होता है, जिससे वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिलक्षित होती है। जैसे में एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं क्या, कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम वैक्स को जलाते हैं तो क्या होता है, वो ठोस अवस्था में रहता है। जलने के बाद से क्या होता है, वह वाष्पित भी होता है और मेल्ट करता है, तो वह द्रव अवस्था में भी आता है और गैसीय अवस्था में भी आता है। तो यहाँ पे हमने अवस्था में परिवर्तन देखा, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। तो बच्चा लोग ये क्या था, हमारा रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण के बारे में हम लोग जाने, यानी क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने जाना। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को खूब अच्छे तरीके से यानी खूब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।